हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एनवायरनमेंट बुक सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 12 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 13 है। इसमें हम देखेंगे वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है आयुसीएन, अर्थात आयुसीएन के बारे में आज हम बेसिक जानकारी लेंगे। बेसिक जानकारी का मतलब ये एक तरीके से उपयोगी तो नहीं है इतना डिटेल में, लेकिन जैसा कि पिछले वर्ष कई वर्षों से यूपीएससी की प्रवृत्ति बन रही है कि काफ़ी गहराई में जाकर प्रश्नों को पूछे। तो अभी तक तो यूपीएससी ने आयुसीएन से संबंधित स्पीसीज की जानकारी ली है कि कौन सी आयुसीएन में वनरेबल है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन इंडेंजर्ड है या कौन एक्सटिंक्ट हो गई है। क्लियर? तो वो तो हम करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर करते ही हैं, क्योंकि वो करंट का टॉपिक हो जाता है कि कब किस स्पीसीज को किस स्टेटस के अनुरूप स्टेटस दिया गया। लेकिन इस स्टेटस के पीछे के बेस को हमें समझना पड़ेगा। आखिरकार विलुप्त हम किसे कहते हैं, किसे हम सुभेद्य कहते हैं अर्थात वनरेबल कहते हैं। अगर ये आप समझ गए तो अगर कभी इन फ्यूचर में प्रश्न बना या आपने किसी स्पीसीज को देखा तो आप उसे थिंकिंग बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे। इस टॉपिक का बस यही मतलब है, समझ गए? मतलब पूरी तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है प्रश्न। और अब अगला अगर प्रश्न बनेगा तो ऐसा ही बनेगा कि विलुप्त का क्या मतलब है या सुभेद्य का क्या मतलब है, समझ गए? दे देगा विलुप्त का मतलब पूरी तरह से समाप्त। तो आपको अगर अभी नहीं पता होगा तो उस समय आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो उसी उद्देश्य से हम इसको पढ़ा रहे हैं। आयुसीएन का वर्गीकरण बेसिकली इसे 9 श्रेणियों में बांटा गया है। क्लियर? तो 9 श्रेणियां वो कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। पहली हमारी विलुप्त। विलुप्त का मतलब होता है एक्सटिंक्ट। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर इसे आप इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि 99% आप इन्हें इंग्लिश में ही पढ़ते हो और इंग्लिश में ही आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहती है कि वनरेबल है, अच्छा स्नो लियोपर्ड वनरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, तो ऐसे आपको याद रहती हैं। क्लियर? तो आप कोशिश करें इनको इंग्लिश में ही याद करें। अब देखते हैं विलुप्त का सामान्य सा मतलब क्या है। जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो और ये आश्वस्त रूप से जानकारी हो कि ये प्रजाति पूरी तरह से गायब हो चुकी है, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। समझ गए? अर्थात आपको जब मिलता है ना जानने को कि डायनासोर विलुप्त हो गया, तो बिल्कुल वही बात है। क्यों? क्योंकि अब डायनासोर की कोई भी एक स्पीसीज किसी भी तरह की फॉर्म में विद्यमान नहीं है। क्लियर? तो हम उस प्रजाति को कह देते हैं कि वो विलुप्त हो गई है। समझ गए? चलिए, अब दूसरा है हमारा वन से विलुप्त। देखो, विलुप्त होता है एक कि अब है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो क्या कहते हैं हम कि अब वो व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में, तो हम उसकी वापसी की तो उम्मीद ही ना करें। लेकिन कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घर से भाग जाते हैं। जैसे खास तौर पर आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो विवाह संबंध प्रेम में जो करते हैं, उनको क्या होता है, घर से बॉयकॉट कर दिया जाता है। जब भी कोई पूछता है कि अच्छा इन लोगों की स्थिति कैसी, तो कहा गया इनको हमने घर से भगा दिया, अर्थात वो पर्सन इस समय घर में विद्यमान नहीं है, अर्थात वो घर से विलुप्त हो गया है। लेकिन किसी और समाज में, किसी और मोहल्ले में, किसी और जगह में रह रहा होगा। बिल्कुल वही चीज़ इसमें है। क्लियर? तो देख लेते हैं वास्तव में है क्या। जिस प्रजाति की समस्त प्रजातियां उनके प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई। प्राकृतिक आवास का मतलब उस लड़के का या उस लड़की का जो घर था वहां से उसे हटा दिया गया, प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई हों और कई प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग चिड़ियाघरों या अन्य कृत्रिम आवासों में रखा गया हो, उसे हम कहते हैं कि वो वन से विलुप्त हो गई। समझ गए? फिर आता है गंभीर संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आप लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे स्पीसीज का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे कई सारी स्पीसीज भी तो डाल सकते थे। तो उनको ना डालने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो कैटेगरी में तो हम डाल सकते हैं, लेकिन बाकी जो 5-6 कैटेगरी हैं, चाहे क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो या इंडेंजर्ड हो, उसमें नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो अपडेट होती रहती हैं। क्लियर?
अन्य कृत्रिम आवासों में रखा गया। अब हम देखते हैं गंभीर संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड। प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है, अर्थात अभी वो नेचुरल हैबिटेट्स में हैं, लेकिन इस बात का खतरा है कि वो इन फ्यूचर समाप्त हो सकते हैं। और वो फ्यूचर कौन सा, कि 10 वर्षों में उनकी प्रजाति की संख्या में 90% से अधिक की कमी आई हो, या फिर प्रजाति की जनसंख्या 250 से कम हो और 3 वर्षों में 25% की लगातार कमी आ रही हो, समझ गए, या फिर केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष हो। ये आपको नंबर्स याद नहीं रखने हैं, बस दिमाग में रखना है एज्यूम। अब यहाँ पे अगर 2500 दे देगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है हाँ 250-300 के आसपास था, हाँ 3 वर्षों की बात थी, बस केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष हो, 10 वर्षों में 50% तक प्रजातियों के विलुप्त होने की प्रायिकता हो। यह श्रेणी विलोपन के अत्यधिक नज़दीक की श्रेणी है। मतलब विलुप्त के सबसे करीबी अगर कोई श्रेणी है तो कौन सी है बताइए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। विलुप्त का तो मतलब हो गया कि अब ये है ही नहीं। दूसरे नंबर पे वन से विलुप्त, तो ये समाप्त हो सकती है। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्लियर, तो ये जितना नज़दीक होंगे उतना ही इनका खतरा बना रहेगा। वैसे ही आप समझो जैसे जब हम अर्थ को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि सन के कितने पास में कौन कौन से ग्रह हैं, तो देखते हैं ना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध जो सबसे नज़दीक है इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा हीटनेस है, समझ गए। चलिए फिर आता है हमारा अगली श्रेणी कौन सी है, संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड। इसका क्या मतलब कि प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या देखा था कि प्राकृतिक आवासों से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन संकटग्रस्त में क्या है कि वनों से विलुप्त होने का खतरा बना है। 10 वर्षों में इनकी प्रजातियों की 70% जनसंख्या में कमी देखी गई है। केवल 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष है। क्लियर, 20 वर्षों में 20% प्रजाति की विलुप्त होने की आशंका है। वहाँ पे 10 वर्षों में थी कितनी, 25%। क्लियर, प्रजाति की जनसंख्या 2500 से कम हो और 5 वर्षों के अंदर 20% कमी होने की संभावना हो। यहाँ पर याद रखना वहाँ 250 था, यहाँ पे 2500 है। क्लियर, तो इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब आता है सुभेद। इसका मतलब है वनरेबल अर्थात वनों में संकटग्रस्त हो, अभी विलुप्त नहीं हुई है। प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी आ रही हो। देखो बार बार 70 हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ 50 हुआ, वहाँ 75 हुआ, तो आप देख सकते हो किस तरीके से धीरे धीरे कम खतरे की घंटियों वाली हैं। क्लियर, हो सकता है आपसे कभी प्रश्न एक ऐसा भी बन जाए कि आप इनको क्रम में लगाइए, विलुप्त को, क्रिटिकली इंडेंजर्ड को, सुभेद को, समझ गए। तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ हम कैसे इनको लिखेंगे, कि किस तरीके से क्रम में इनका क्रम सही है। ये प्रश्न आज तक बने नहीं हैं, लेकिन ये थिंकिंग बेसिस पे प्रश्न है, बन सकते हैं, समझ गए। चलिए फिर आता है हमारा प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आए, केवल 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या बची हो। क्लियर, फिर आता है निकट संकटग्रस्त अर्थात नियर थ्रेटेन। इसका क्या मतलब है कि पास में है, मतलब संकट के नज़दीक है, प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। क्लियर, फिर आती है संकट मुक्त, जिसको कोई संकट नहीं है। 8वीं आंकड़ों का अभाव। अब कई सारे समुद्र में ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके आंकड़े ही नहीं पता है। 9वां है अनाकलित अर्थात जिनको हम एवेल्युएट ही नहीं कर पाते कि कौन सी प्रजाति अभी है या कौन सी नहीं है। क्लियर, तो इस तरीके से आपने 9 स्पीसीज को या 9 कैटेगरी को IUCN की देख लिया। क्लियर, बाकी IUCN की बुक कौन जारी करता है, IUCN का क्या मतलब है, वो हम लास्ट के पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन की जो सीरीज़ है उसमें कवर करेंगे इसी इन्वायरमेंट के अंतर्गत। क्लियर, तो ये हो गया। अब आता है सवाल का क्या मतलब। ऑलरेडी हम सवाल को शुरू से पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे हमने पढ़ा भी था, लेकिन बेसिक रूप से सवाल को जानते हैं। हालांकि हमने आपको सवाल के बारे में आपके गांव के तालाब की एक जानकारी दे दी थी। जैसे आप देखते हो ना कि आपके गांव का ऐसा एक तालाब होता है और वहाँ पे आपको ऐसा ग्रीन ग्रीन कलर का मिलता है। क्लियर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सवाल कहते हैं। क्लियर, चलिए फिर आता है हमारा सवाल वास्तव में होता क्या है, बेसिक रूप से इसको जानते हैं। बेसिक रूप से जानने में ये वास्तव में हरे रंग की वनस्पतियां हैं, बिल्कुल हरे रंग की वनस्पतियां होंगी ही।
दलदली भाग में एवं जल में विकसित होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, नमी वाले स्थान होते हैं, वहीं पे विकसित होते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवाल हरे रंग के होते हैं, जबकि समुद्री जल में जो पाए जाते हैं शैवाल वो लाल या भूरे रंग के होते हैं। समझ गए? अर्थात शैवाल जो होता है वो कई रंगों में आपको मिलते हैं। ये स्वपोषी पौधे होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समझ गए? आपने पढ़ा था कि सहजीविता का क्या मतलब होता है, सहभोजिता का क्या मतलब होता है, तो उसी में आप पढ़ते हो कि स्वपोषी का क्या मतलब होता है और परपोषी का क्या मतलब होता है। परपोषी का मतलब दूसरे कोई खाना बनाए। फिर आता है कवक। कवक का मतलब क्या है? फंगी, अर्थात ये प्रायः मृत जैविक पदार्थों के ऊपर पाए जाते हैं। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर ऐसी परिभाषाएं आप क्यों पढ़ा रहे हो। ऐसी परिभाषाएं इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि वायरस किस में पाया जाता है, तो पता होना चाहिए कि वायरस हमेशा जीवित जीवों में ही पाया जाता है, मृत जीवों में कभी वायरस नहीं पाया जाता। समझ गए? क्योंकि वायरस को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और मृत में कौन पाया जाता है? कवक या फंगी। समझ गए? अगर आपको वहाँ पे ये पता होता कि वायरस जीवित जीवों में ही पाया जाता है तो आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते। क्लियर? चलिए, फिर आता है हमारा, इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल बेसिकली ये पत्तियों में हरा रंग लाने के लिए उपयोगी होता है। ये भोजन स्वयं नहीं बनाते, परजीवी होते हैं। अब आप बताओ, जब वो मृत जैविक पदार्थों के ऊपर बैठ के खाना खाएंगे तो उनको क्या करना है अपना खाना बना के। क्लियर? भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट में इनकी स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए, अब आता है बैक्टीरिया। आपको कवक अगर देखना है ना, तो आपके घर में जो सब्जी जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो सफ़ेद सफ़ेद लग जाते हैं ना, वो होते हैं बैक्टीरिया। आए दिन आप सुनते रहते हो बैक्टीरिया से बीमारी फैल रही है, बैक्टीरिया से फैल रही। ये भी परजीवी प्रजातियां हैं, अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करती हैं, अर्थात अपना ये कुछ नहीं बनाती। क्लियर? बड़े अच्छे लोग हैं, अपना काम ही कुछ नहीं करते। फिर है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का क्या मतलब? पादप के तने एवं पत्तियां तो अलग अलग होते हैं, परंतु इनमें जड़ अनुपस्थित होती है। इनमें बीज तथा फूल भी नहीं होते, नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार की ऐसी प्रजातियां हैं जो तालाबों में टहल रही होती हैं, या आपने हमारा ये वीडियो देखा होगा शुरू में, तो हमने इसमें एक क्लिप लगाई हुई है, तो उसमें आप देखेंगे कई सारे पेड़ ऐसे ही टहलते रहते हैं। उनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ना उसमें जड़ होता है, ना उसमें तना होती है। क्लियर? तो आप देख सकते हो नम क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। समझ गए? जैसे कई सारे नाम हैं, टेरियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, लेजी एंजियोस्पर्म, पादप प्रजातियां आदि। क्लियर? चलिए, फिर आता है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइकेन। क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑलरेडी आपको पता है, जब हमने आपको इन्वायरमेंट का बेसिक पढ़ा रहे थे, पार्ट 1 या शायद पार्ट 2 ही था, उसमें हमने आपको बताया था कि संकेतक प्रजातियां कौन सी होती हैं, अर्थात वो प्रजातियां जो ये बता दें कि इन्वायरमेंट पे क्या हलचल चल रही या क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर? उन्हें हम कहते हैं संकेतक, और उन संकेतक में लाइकेन की भूमिका प्रमुख होती है। समझ गए? तो अब आप समझ गए कि वास्तव में लाइकेन आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पतियों का समूह होता है। आप देखोगे विभिन्न आधारों, जैसे वृक्ष की पत्तियों में हरा हरा लग जाता है, छालों में लग जाता है। छाल का मतलब जो वृक्ष की छाल होती है। प्राचीन जो दीवारें हों उनमें काई नहीं लग जाती है, जैसे प्राचीन मूवीज़ में दिखाते हैं। चट्टानों में, शिलाओं में, आपके घर के आसपास का जो वॉशरूम होगा जहाँ पे लोग सफाई नहीं करते हैं, मतलब आपके घर में सफाई होती होगी, मतलब किसी और के घर में, या जो सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं वहाँ पे देखा होगा हरा हरा काई लग जाती है, वो सब की सब लाइकेन होती हैं। क्लियर? ये चट्टानों, शैवालों, शिलाओं, इन पर उगते हैं। शिलाओं का मतलब पत्थर की दीवारें। क्लियर? दलदली क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। नदी जल की निचली सतह पर ये नहीं पाए जाते। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि नदी जल की निचली सतह पे नहीं पाए जाएंगे, ऊपर हो सकते हैं लेकिन नीचे नहीं हो सकते। क्लियर? चलिए, प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, अर्थात जब इनका कलर चेंज होता है ना, तो ये बता देते हैं वास्तव में पॉल्यूशन कितना हाई लेवल का है। फिर है कवक एवं शैवाल के सहजीवी संबंध के रूप में काम करते हैं, अर्थात कवक और शैवाल के साथ में मिलके ये अपने घर गृहस्थी का गुजारा करते हैं। क्लियर? फिर आता है प्लैंकटन समुदाय। प्लैंकटन समुदाय का क्या मतलब होता है? सागर तल से 200 मीटर गहरे भाग में जल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जंतु पादपों को प्लैंकटन कहते हैं। आपने हमारे वीडियो की कई सारी इन्वायरमेंट की क्लिप्स आप देख रहे होगे,
तो उसमें कछुए के साथ साथ कई सारे और छोटे छोटे जीव टहलते हैं मछलियों के साथ में, वो सब के सब प्लैंकटन कहलाते हैं। क्लियर। पादपों को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, फाइटो जहाँ पे वर्ड आएगा वो क्या कहलाएगा, पादप से संबंधित। तो फाइटोप्लैंक्टन किसको कहते हैं, पादपों को। जंतुओं को क्या कहते हैं, जू प्लैंक्टन। क्लियर। जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात ये भी मक्कार हैं। जू प्लैंक्टन भी अपना खाना नहीं बनाते, वो फाइटोप्लैंक्टन से कहते हैं भाई साहब एक रोटी दोगे क्या। क्लियर। तो आप देख सकते हो। फिर है नेक्टन। नेक्टन के अंतर्गत बड़े तैरने वाले जीव जंतु आते हैं। आप जब देखते हो ना कोई वीडियो क्लिप, तो उसमें बड़ी बड़ी मछली, बड़े बड़े सील जो जानवर होते हैं, कितने बड़े बड़े व्हेल मछली, वो सब टहलते रहते हैं ना समुद्र के अंदर, उनको हम कहते हैं ग्रुप में नेक्टन। क्लियर। आपसे अगर प्रश्न पूछें कि हाल ही में चर्चा या एक इन्वायरमेंट शब्दावली है नेक्टन, इसका संबंध है बड़े तैरने वाले जीवों से, सूक्ष्म जीवों से, पादप प्रजातियों से, या इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे भाई साहब बड़े तैरने वाले जीव जंतुओं से। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा, आज हमने कई सारी शब्दावलियों को कंप्लीट किया कि प्लैंकटन समुदाय क्या होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, आयुष्यन के अंतर्गत निकट संकट क्या होता है, सुभेद का क्या मतलब होता है, गंभीर संकटग्रस्त का क्या मतलब होता है, वंश से विलुप्त का क्या मतलब होता है। मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया। क्लियर। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।